नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा 2 साल पहले जब भारत में G20 की समिट हुई थी तब भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका और रशिया के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी। बाइडेन उस समय राष्ट्रपति थे, लेकिन कैसे ना जैसे करके भारत ने सभी पक्षों को मनाने की कोशिश की ताकि एटलीस्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाए। ये पहली बार भारत G20 की समिट होस्ट कर रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं वही सेम सिचुएशन कल जो है हमें देखने को मिला ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग में। क्या है कि यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, अब इस समय ब्रिक्स का जो चेयर है वो भारत के पास है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, क्योंकि इस समय मामला और ज़्यादा बड़ा है। ईरान वॉर चल रहा है, आप देख सकते हो खबर, इंडिया फेल्स टू ब्रिज डिवाइड ओवर ईरान वॉर एट ब्रिक्स समिट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में ब्रिक्स का कोई रेलेवेंट है कि नहीं, क्योंकि ब्रिक्स जिस मकसद के लिए बनाया गया था क्या उसमें वो फेल हो रहा है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे और कंट्रीज इसमें ज्वाइन कर गए हैं, जिसकी वजह से चीज़ों पर सहमति बनना बहुत मुश्किल हो गया है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का बैच लेना चाहते हैं, ये आप ले सकते हैं studiiq.com पर जाकर। इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। अब ये आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है कि जो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो दिल्ली में चल रही थी। आपने देखा भी होगा कि ब्रिक्स मेंबर्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भारत आए, दिल्ली आए, और यहाँ पर पीएम मोदी ने सबसे मुलाकात भी की थी, हैंडशेक भी किया था। तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट है। अब आगे चलकर जब हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग होगी तो उसमें प्राइम मिनिस्टर और बाकी के जो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर हैं अलग अलग देशों के ब्रिक्स के, वो यहाँ पर आएंगे। तो इस बार जो ब्रिक्स का चेयर है वो भारत के पास है, भारत इसको होस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होगा कि नहीं। अब ये हो नहीं पाया, और पहले लुक में अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये प्रोसीजरल डिसएग्रीमेंट होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन रियलिटी में आपको बता दूं, इससे पता चलता है कि डीप जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन है ब्रिक्स के अंदर। जो देश हैं, अगर आप देखोगे देशों के जो नाम है उनमें ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पर जो ईरान वॉर चल रहा है, ग्लोबल अलायंसेस चेंज हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा असर आया है। और ये जो मीटिंग है वो कंट्रोवर्शियल इसीलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करना था जॉइंट स्टेटमेंट में, उसको लेकर सहमति नहीं बन पाई। और जो ईरान है वो चाहता था कि एंटी यूएस और जो एंटी इजराइल कंडेमनेशन है वो किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ यूएई वो नहीं चाहता था। तो मतलब ईरान और यूएई के बीच में बहुत ज़्यादा असहमति हो रही थी। अच्छा, इनफैक्ट रिपोर्ट्स के आधार पर आप देखोगे बताया जा रहा है कि ईरान ने इन दो मुद्दों पर भी काफ़ी ज़्यादा असहमति जताई। एक तो पैराग्राफ 26 जिसमें फ़लस्तीन इशू के बारे में जिक्र था, और पैराग्राफ 29 जिसमें रेड सी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जिक्र था। अब क्योंकि ब्रिक्स में क्या होता है, अगेन कंसेंसस से पूरा मामला बनता है। मतलब एक भी कंट्री अगर नाखुश है, अगर वो रेडी नहीं है, तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी नहीं हो सकता। तो इसी को देखते हुए ज्वाइंट डिक्लेरेशन के बजाय भारत ने सिर्फ अपनी तरफ से चेयर का जो स्टेटमेंट होता है वो जारी किया। अच्छा, यहाँ पर इन सबको और जाने उसके पहले ब्रिक्स, आप सब जानते हो कि ब्रिक्स 2009 में बनता है, और उस समय तो साउथ अफ्रीका था भी नहीं, सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, भारत और चाइना था। फिर एक साल बाद 2010 में जो है साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन कर गया। अब इसका जो मेन पर्पस था, ओरिजिनल पर्पस क्या था कि यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसमें रिफॉर्म्स लाए जाए, वेस्टर्न कंट्रीज का जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए, जो वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है उसको बढ़ाया जाए, मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट किया जाए, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, स्विफ्ट, G7, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जाए। लेकिन ओवर टाइम हुआ क्या है कि ब्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक फोरम से जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरफ बन गया है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर बहुत सारे और देश भी ज्वाइन कर गए हैं, जैसे ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया। और एक्सपेंशन की वजह से हुआ क्या है कि यहाँ पर ओवरऑल पॉपुलेशन, ऑयल रिजर्व, जियोपॉलिटिकल वेट, ये सब भी बढ़ गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि इन कंट्रीज में आपस में ही राइवलरी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो ब्लॉक है वो आपस में ही compete कर रहे हैं।
कन्फ्लिक्टिंग अलायंसेज आपको देखने को मिलेंगी, मतलब इवन इनडायरेक्टली मतलब आपस में जो है एक दूसरे को खिलाफ हो जाते हैं, किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं वॉर के दौरान। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस समय ब्रिक्स के क्राइसिस का। अच्छा, इमीडिएट ट्रिगर क्या है? वो है ईरान वॉर। आप सब जानते हो ईरान वॉर में ईरान, यूएस, इजराइल, गल्फ कंट्रीज और यूएई हो गया, पर्शियन गल्फ, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और ईरान बेसिकली चाहता था कि ब्रिक्स जो है वो यूएस इजराइल के मिलिट्री एक्शन को कंडेम करे। जिस तरह से उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया उसका खंडन किया जाए, यहाँ पर जो वॉयलेशन हुआ इंटरनेशनल लॉ का उसको डिनाउंस किया जाए, यहाँ पर जो तेहरान है उसको डिप्लोमेटिक तरीके से सपोर्ट मिले, वेस्टर्न इंटरवेंशन को अपोज किया जाए। लेकिन ब्रिक्स के मेंबर्स में डिसएग्रीमेंट था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर ईरान चाहेगा कि ये सारी चीजें हों तो क्या आपको लगता है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो सहमत होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा ईरान ने यूएई के ऊपर भी काफी हमला किया, फुजैरा पोर्ट, कई अलग अलग बंदरगाहों के ऊपर हमला हुआ है। आपने देखा होगा वॉर जब चल रहा था, पीक पर था, तब यहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है उसके आसपास भी यहाँ पर एक प्रकार से मिसाइलें वगैरह गिरी थी, ड्रोन्स गिरे थे, कुछ होटल्स के पास यहाँ पर हमला हुआ, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई थी। तो यूएई और जो ईरान वो तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सहमति बन नहीं पाएगी। और देखो ईरान और यूएई ये एक ब्लॉक में रहना इनके लिए आपस में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों ब्रिक्स के मेंबर तो हैं लेकिन स्ट्रैटेजिकली काफी डिफरेंट है। ईरान का पोजीशन यह है कि वो यूएस हेजेमनी को रेसिस्ट करता है, इजराइल को अपोज करता है, एंटी वेस्टर्न रीजनल रेसिस्टेंस को लीड करना चाहता है। ईरान चाहता था कि ब्रिक्स जो है वो ओपनली एंटी वेस्टर्न हो जाए, स्ट्रैटेजिकली कोऑर्डिनेट करे, पॉलिटिकली असर्टिव हो। लेकिन यूएई का पोजीशन यह है कि देखो हमारा तो यूएस के साथ अच्छा रिलेशन है, वेस्टर्न सिक्योरिटी सिस्टम के साथ यूएई कोऑपरेट करता है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप भारत के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है, वो स्टेबिलिटी और ट्रेड को प्रायोरिटाइज करता है। तो यूएई नहीं चाहता था कि ब्रिक्स को जो है आइडियोलॉजिकल एंटी वेस्ट मिलिट्री ब्लॉक की तरह बनाया जाए। इसी की वजह से फंडामेंटली क्या है ना कि इन दोनों देशों के बीच में बहुत डिफरेंस हो गया। अब मीटिंग के दौरान हुआ क्या? मीटिंग के दौरान रिपोर्ट्स का मानना है कि यहां पर जो नेगोशिएशंस थे वो काफी टेंस हो गया था। यूएई कुछ कह रहा था, ईरान कुछ कह रहा था। ईरान बेसिकली वर्डिंग्स को और एग्रेसिव करना चाहता था, लेकिन यूएई चाहता था कि ऐसा ना हो। भारत ने यहाँ पर मीडिएट करने की कोशिश की, लेकिन अगेन भारत भी क्या ही कर सकता था। तो उसी की वजह से यहाँ पर जो है कोई कंसेंसस बन नहीं पाया। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर करने के बजाय भारत को खुद का जो स्टेटमेंट है भारत की तरफ से वो यहाँ पर जारी किया गया। ये आप देख भी सकते हो, कल जो है ये स्टेटमेंट जारी हुआ है, चेयर्स स्टेटमेंट एंड आउटकम डॉक्यूमेंट एट ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर बेसिकली भारत ने बहुत ही केयरफुल तरीके से न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। यहां पर हमने उसके अंदर जिक्र भी किया है इस स्टेटमेंट के अंदर कि जो डिफरेंट व्यूज हैं मेंबर्स के वो हम उसको नोट करते हैं। यहाँ पर डायलॉग और डिप्लोमेसी को सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल लॉ को, मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, इन सब चीज़ों को भारत सपोर्ट करता है। साथ ही साथ भारत ने क्या चीज़ नहीं बोली, भारत ने ईरान को, इजराइल को, यूएस को, यूएई को, किसी को भी डायरेक्टली कंडेम नहीं किया। यहां पर एक्सप्लिसिटली हमने ईरान के पोजीशन को सपोर्ट भी नहीं किया और जो एंटी वेस्टर्न लैंग्वेज है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। आप समझ लो, भारत जो चीज करता आ रहा था इतने लंबे समय से, बैलेंस करना, स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग डिप्लोमेसी, वही चीज यहां पर भी भारत ने किया है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या है ना कि देखो यहां पर क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि जब कंसेंसस नहीं हो रहा है तो वो दिखाता है कि यूनिटी नहीं है ब्रिक्स ग्रुप में। और चेयर के द्वारा स्टेटमेंट जारी करना ये तो बस एक फॉर्मेलिटी जैसा हो गया। तो मतलब ज्वाइंट स्टेटमेंट का नहीं होना ये ब्रिक्स का जो डिवीजन है उसको एक्सपोज करता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये ब्रिक्स के लिए इतना एम्बैरेसिंग क्यों है? क्योंकि ब्रिक्स अपने आप को ग्लोबल साउथ का वॉइस बता रहा था, मल्टीपोलैरिटी का चैंपियन बता रहा था, वेस्टर्न लेड ग्लोबल गवर्नेंस के ऑल्टरनेटिव बता रहा था। लेकिन यहां पर क्योंकि सहमति नहीं बन पाई, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस को लेकर, तो क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यह है कि ब्रिक्स के अंदर जो स्ट्रैटेजिक कोहेरेंस होना चाहिए वो यहां पर नहीं है। ब्रिक्स में यहां पर जो यूनाइटेड इकोनॉमिकली अपने आप को दिखना चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इट कैन नॉट फंक्शन लाइक नेटो, यूरोपियन यूनियन, G7। बोलने के लिए ब्रिक्स है, मीटिंग्स होते हैं, लेकिन कुछ खास इसमें है नहीं, अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही है। अच्छा, भारत भी क्यों यहां पर फंसा हुआ है? क्योंकि सब प्रॉब्लम क्या हुआ ना, इस पूरे ईरान वॉर के दौरान
भारत का ही चांस था चेयर करने का। अब भारत तो भाग नहीं सकता था, तो यहाँ पर भारत के लिए बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन हो गया, क्योंकि हमारा रिलेशन सबके साथ मेंटेन है, चाहे वो यूएस है, इजराइल है, यूएई है, सऊदी अरब है, ईरान है और रशिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें कंपीटिंग जो इंटरेस्ट है अलग अलग देशों के, उनके साथ मैनेज करना था। और आप सब जानते हो भारत और यूएई का रिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के डेट में, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डायस्पोरा, सब कुछ। इनफैक्ट जब ये मीटिंग हो रही थी ब्रिक्स की, तो उस समय पीएम मोदी 5 देशों के दौरे पर गए हुए थे यूरोप के, लेकिन सबसे पहला जो देश यहाँ पर पीएम मोदी गए मिडिल ईस्ट में, वो था यूएई। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हमें गैस, ऑयल की सप्लाई अच्छे से मिल पाएगी कि नहीं, तो इसको लेकर एक कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुए हैं। $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएई ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है। और जाने से पहले दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बता दूं कि ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग में, क्या आपको पता है, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, वो नहीं थे। मतलब चाइना ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को ही नहीं भेजा। तो अगेन ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। चाइना ने बस अपने जो एम्बेसडर हैं उनको भेज दिया एज ए रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। तो इसकी वजह से चाइना का जो डायरेक्ट डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट है वो भी कम हो जाता है, और उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था, कंसेंसस बन सकता था, वो भी नहीं बन पाया। तो देखते हैं अब आगे होता क्या। बट आई होप कि ये जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, ये तो उतनी अच्छी खासी रही नहीं, भारत के लिए उतना सक्सेस रहा नहीं। लेकिन यहाँ पर जब आगे हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग होगी, जब एक्चुअल में पूरा सबमिट होगा ब्रिक्स का, उसमें देखना होगा क्या होता है। अब ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि जो ईरान वॉर है वो क्या ख़त्म होगा, नहीं होगा, लेट्स सी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, ब्रिक्स का यहाँ पर एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या बता सकते हो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027-28 कोई भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई स्टडी IQ के इस बैच में कराई जाएगी। इसमें आपको पर्सनल जो मेंटरशिप होता है 1-to-1 वो मिलेगा। प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी रिफंड हो जाएगा, और 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाएगा। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पे कॉल कर लीजिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।